तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा है आपके कि वाक्य में जो शब्द कार्य के होने या करने का बोध कराता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जो शब्द वाक्य के अंदर कार्य के होने या कार्य करने का जो बोध कराता है उसे हम कहते हैं क्रिया। इसकी बात करें क्रिया की तो ये एक विकारी शब्द है। कर्ता और कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया जो है उसके रूप परिवर्तित होते रहते हैं। इसके बाद देखिए आप धातु किसे कहते हैं, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उस मूल शब्द को, क्रिया के मूल रूप को हम कहते हैं धातु। तो क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है धातु। और वाक्य में जो शब्द कार्य के होने का या करने का संकेत करते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं हम क्रिया। धातु के अंत में अधिकतर ना लगाने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। ये तो ही हमारी क्रिया और धातु की बात, जिस या क्रिया के मूल रूप को हम कहते हैं धातु। और वाक्य के अंदर जो शब्द कार्य को करने का, कार्य के होने का बोध कराता है उसे कहा जाता है क्रिया। अब हम पढ़ेंगे क्रिया भेद, और इस क्रिया भेद के अंतर्गत जो मुख्य रूप से नंबर 1 है आपके कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो देखिए आप कर्म के आधार पर क्रिया भेद जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 है आपके सकर्मक क्रिया और दूसरे नंबर पर है अकर्मक क्रिया। तो जैसे कि लिखा हुआ है इससे स्पष्ट है कि जिस क्रिया का कर्म उपस्थित है उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया में या जिस क्रिया का कर्म उपस्थित नहीं है उसे कहते हैं हम अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया की जो परिभाषा है वो परिभाषा ये होगी कि जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, क्रिया का फल जो है वो कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं हम सकर्मक क्रिया। और आपके ये सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपके एक कर्मक, जिसमें कि एक ही कर्म उपस्थित होता है, और दूसरी होती है द्विकर्मक, जिसमें 2 कर्म उपस्थित होते हैं। तो देखिए आप कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हम पढ़ रहे हैं। नंबर 1 पढ़ेंगे हम सकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया की परिभाषा जो होगी वो आपकी यही होगी कि क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया आपके 2 प्रकार की है, एक कर्मक है और दूसरी है आपके द्विकर्मक। एक कर्मक के संदर्भ में आपको बता दिया कि जिस सकर्मक क्रिया का
पूरा अर्थ एक ही कर्म से व्यक्त हो जाए या जिस क्रिया का केवल एक कर्म हो उसे कहते हैं हम एक कर्मक क्रिया। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, तो राम ने बाण से रावण को मारा, ये आपकी जो क्रिया है मारा क्रिया, ये आपके एक कर्म क्रिया है। इसके अतिरिक्त द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म उपस्थित होंगे। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो यहां पर देखिए आप श्याम को पुस्तक, ये दोनों के दोनों ही आपके यहां पर कर्म हैं, तो ये हो गई आपकी द्विकर्मक क्रिया। यानी जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक कहेंगे, और जिस क्रिया के केवल एक ही कर्म है उसे एक कर्मक क्रिया कहेंगे। दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा होगी कि जिस क्रिया का फल, या यूं कहें कि क्रिया फल कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया का कोई कर्म नहीं होगा। जैसे उदाहरण देखिए, राधा हंस रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, ये हंस रही है, उड़ रहे हैं, ये आपके जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं आपकी है अकर्मक क्रिया। तो आपके कंप्लीट हो गया है। जैसे एक वाक्य लिख रहा हूं मैं यहां पर कि थका हुआ बच्चा ये वाक्य, थका हुआ बच्चा सो गया। अब कर्म के आधार पर जब हम इसकी बात करें कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, तो चूंकि देखिए आप सो गया, सोना, हंसना, ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है, तो ये क्रिया आपकी हो गई है अकर्मक क्रिया। यानी आपको कर्म देखना है, अगर कर्म उपस्थित है तो वो है आपकी सकर्मक क्रिया, और अगर कर्म उपस्थित नहीं है तो वो है आपके अकर्मक क्रिया। ये हमने पढ़े कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद, और अर्थ के आधार पर क्रिया भेद जब हम पढ़ेंगे तो दो प्रकार की क्रिया है आपके, समापिका और असमापिका क्रिया। अर्थ के आधार पर क्रिया भेद, जिसमें नंबर 1 है आपके समापिका, और दूसरी पढ़ेंगे हम असमापिका क्रिया। तो इसके अंतर्गत देखिए आप कि जिस क्रिया से किसी या कार्य की पूर्णता का भाव प्रकट होता है, ऐसी क्रिया, जिस क्रिया से कार्य की पूर्णता का भाव प्रकट होता है, कार्य पूर्ण हो चुका है, उसे कहेंगे हम समापिका क्रिया। जैसे उदाहरण देखिए, राम घर गया, ये अपने आप में ये पूर्ण हो गया, कार्य की पूर्णता हो गई। तो ये अर्थ के आधार पर
गया जो क्रिया है आपकी, ये क्रिया कहलाएगी आपकी समापिका क्रिया। उसी प्रकार असमापिका क्रिया के अंतर्गत किसी कार्य की अपूर्णता प्रकट होती है, उसे हम कहते हैं असमापिका क्रिया। जैसे पुलिस आते ही चोर भाग गए, यह बात करें तो ये समापिका है, लेकिन ये आते ही ये है आपके असमापिका क्रिया, यानी कि कार्य की अपूर्णता का जहां बोध होता है उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। आपके असमापिका जो क्रिया हम पढ़ते हैं, ये असमापिका क्रिया भी 3 प्रकार की होती है। पहली है आपके तात्कालिक क्रिया, ये असमापिका क्रिया के अंतर्गत नंबर 1 पर है तात्कालिक, दूसरी है अपूर्ण, और तीसरे नंबर पर है आपके पूर्वकालिक क्रिया। तो देखिए हम क्रिया पढ़ रहे हैं कि वाक्य के अंदर जिन शब्दों से कार्य की पूर्णता का बोध होता है, कार्य को करने का बोध हो रहा है, उसे हम कहते हैं क्रिया। उसके बाद क्रिया भेद या क्रिया के मूल रूप को हमने धातु कहा। फिर क्रिया भेद कर्म के आधार पर 2 प्रकार की क्रिया पड़ी, सकर्मक अकर्मक। जिसमें कर्म उपस्थित है वो सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के 2 भेद पड़े, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिस क्रिया में एक कर्म उपस्थित होता है उसे एक कर्मक कहते हैं, और जिस क्रिया में 2 कर्म उपस्थित होते हैं या जिस क्रिया के 2 कर्म या जो क्रिया 2 कर्मों से संपन्न हो रही है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद पढ़ा हमने अकर्मक क्रिया कि जब क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, यानी जिस क्रिया का कोई कर्म उपस्थित नहीं है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर आपके अर्थ के आधार पर क्रिया भेद, जिसमें समापिका क्रिया पढ़ी हमने कि जिस क्रिया से कार्य की पूर्णता का बोध होता है उसे समापिका क्रिया कहते हैं, और ऐसी क्रिया जिससे अपूर्णता का बोध होता है उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखा कि पुलिस आते ही चोर भाग गए, तो आते ही ये क्रिया पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। अर्थ के आधार पर बात करें तो ये आपके असमापिका क्रिया है। अब असमापिका क्रिया को भी हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। तो तात्कालिक क्रिया, तो तात्कालिक क्रिया कहते हैं कि जब एक कार्य के समाप्त होने के बाद उसके प्रभाव से दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है, उस क्रिया को तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जब एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं। और ऐसी क्रिया में हम लगाते हैं ते ही। जैसे ये उदाहरण है, पुलिस आते ही चोर भाग गए, ये है आपके तात्कालिक क्रिया। एक क्रिया पूर्ण होते ही दूसरी क्रिया का संपन्न होना, और इसमें बताया आपको ते ही लगाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, गुरुजी आते ही विद्यार्थी खड़े हो गए। तो ये उदाहरण जो है, या हम बात करें कि यहां पर अगर आपके रेखांकित कर दिया गया शब्दों को, तो ते ही आते ही विद्यार्थी, ये क्रिया जो है आपकी, ये क्रिया आपके असमापिका क्रिया है। और असमापिका क्रिया के बाद बात करें तो तात्कालिक क्रिया, क्योंकि एक क्रिया संपन्न होते ही दूसरी क्रिया जो है वो तत्काल प्रभाव से, उसके प्रभाव से प्रारंभ हो जाती है, उसे कहते हैं हम
तात्कालिक क्रिया। दूसरी क्रिया अपूर्ण क्रिया। इसमें क्या होगा, जब एक कार्य जारी है और दूसरा कार्य शुरू हो जाता है और दोनों ही कार्य एक साथ साथ होते हैं तो प्रथम कार्य की क्रिया को अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अपूर्ण क्रिया, राम श्याम को देखते हुए आगे बढ़ गया। तो तात्कालिक क्रिया में आपको बताया कि एक क्रिया पहली क्रिया के प्रभाव से दूसरी क्रिया का संपन्न होना, और अपूर्ण क्रिया में दोनों कार्य साथ साथ होते हैं। प्रथम कार्य की क्रिया को अपूर्ण क्रिया कहते हैं। तो यहां पर देखिए, देखते हुए, ते हुए लिखा हुआ है, तो ये देखते हुए ये है आपके अपूर्ण क्रिया। और जैसे आपको बताया था कि तात्कालिक क्रिया में ते ही लगाया जाता है, उसी प्रकार अपूर्ण क्रिया में ते हुए ये लगाया जाता है। जैसे बच्चे टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं। दोनों क्रियाएं संपन्न हो रही है। पहली क्रिया को आपने कहा अपूर्ण क्रिया। इसके बाद आती है आपके पूर्वकालिक क्रिया, और इसके अंतर्गत है कि जब कर्ता एक कार्य समाप्त करके दूसरे कार्य में लग जाता है और पहली क्रिया पर वाक्य समाप्त नहीं होता, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है कि वह खाना खाकर घर गया। ये आपके कर पूर्वकालिक क्रिया में क्रिया के पश्चात आपके लगेगा ये कर, वह खाना खाकर घर गया। तो देखिए, पूर्वकालिक क्रिया पूर्व में संपन्न क्रिया को कहते हैं। पहली क्रिया कि जब कर्ता एक कार्य समाप्त करके दूसरे कार्य में लग जाता है तो पहली क्रिया पर वाक्य समाप्त नहीं हो रहा है, उसे पूर्वकालिक क्रिया हमने कहा। इसमें कर लगाया जाता है। जैसे राम पढ़कर सो गया, तो वो क्रिया आपकी कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया। तो असमापिका क्रियाओं के तीन भेद आपने पढ़े। तात्कालिक क्रिया है जिसमें ते ही लगता है, एक क्रिया के प्रभाव से तत्काल दूसरी क्रिया संपन्न हो जाती है, तात्कालिक क्रिया। अपूर्ण क्रिया, दोनों क्रियाओं को साथ साथ, दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही है। जैसे बच्चे टीवी देखते हुए, इसमें ते हुए लगाया जाता है। और तीसरे नंबर पर है आपके पूर्वकालिक क्रिया। इसमें पूर्व में जो संपन्न हुई क्रिया है उसके पीछे कर लगा दिया जाता है। खाकर, नाकर, पीकर, ढोकर, ये सब आपकी पूर्वकालिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार ये आपके क्रियाएं हो गई है। कर्म के आधार पर मूल रूप से बात करें तो प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो आपके आएगा वहां पर आपको मूल रूप से कर्म के आधार पर ही उसके भेद लिखने हैं। कर्म के आधार पर वो सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया। तो ये पूर्ण हो गया। इसके अलावा कई बार एक और क्रिया आ जाती है आपके प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, ये बिल्कुल अलग भेद पढ़ा रहे हैं हम, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया से यह मालूम हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवा रहा है या उसे कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे राम
मोहन से पत्र लिखवाता है। तो यहां देखिए आप कि वाक्य के अंतर्गत जब क्रिया किसी अन्य की प्रेरणा से संपन्न हो रही है तो उसे कहते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये क्रिया और क्रिया के भेद आपके पूर्ण हो गए हैं। फिर से समझ लीजिए क्रिया किसे कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको धातु का ध्यान रखना है कि क्रिया के मूल रूप को हमने धातु कहा। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आपने देखा एक कर्मक द्विकर्मक क्रियाएं हैं जिसमें एक ही कर्म उपस्थित है, एक कर्मक है। जहां 2 कर्म है द्विकर्मक क्रिया है। उसके बाद आपने देखा अर्थ के आधार पर समापिका असमापिका, जहां क्रिया पूर्ण हो रही है समापिका, और जहां क्रिया अपूर्ण है असमापिका। असमापिका क्रिया को भी आपने 3 भागों में बांटा है। ते ही, आते ही, तात्कालिक क्रिया, ते हुए, अपूर्ण क्रिया, और जिस क्रिया में कर लगा हुआ होता है वो होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। तो इससे पहले के जो कक्षाएं हैं उसमें भी मैंने आपको बताया है कि इससे पूर्व में हुई जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को आपको अपने पास संग्रहित करना है और उसमें आपको यह देखना है कि क्रिया से संबंधित किस प्रकार का प्रश्न आया। अब इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो आपके व्याकरण के अगले बिंदु के साथ अगली कक्षा में पढ़ेंगे।